हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। आज हम लोग 14 सितंबर से 20 सितंबर तक की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सभी को देखेंगे। 13 सितंबर तक का रेगुलरली आ रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि चूँकि और सारे सब्जेक्ट्स को मैंने शुरू कर दिया है तो मैं वीकली करंट अफेयर ही डाला करूँगी। तो आज 14 से लेके 20 सितंबर तक की जो सभी महत्वपूर्ण खबरें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से थी वो सभी इस वीडियो में शामिल की गई है, जो कि अब जो भी आने वाले एग्ज़ाम है आगामी सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन लिटरेरी प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो मार्गरेट एटवुड को जो है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जो है वर्तमान जो ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं अभी वो रूस हैं, उन्होंने की। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। तो उन्होंने सुरक्षा पदाधिकारियों की जो बैठक हुई तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। तो जितनी भी बैठकें हैं अभी वर्चुअली आयोजित हो रही हैं कोविड-19 के कारण, तो ये बैठक भी ब्रिक्स देशों की जो है वो वर्चुअली आयोजित की गई रूस की अध्यक्षता में, और भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल ने किया। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो है भारतीय युवा उदित सिंघल को उदित सिंघल है एक्चुअली नाम, को सतत विकास लक्ष्यों के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व स्तर पर इन्हें चुना गया है। भारतीय युवा उदित सिंघल को क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है जो करंट अफेयर्स है, तो हाल ही में जो किसान बिल पास किया गया है उसके विरोध में जो शिरोमणि अकाली दल की जो सहयोगी दल है बीजेपी का, उसकी नेत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से इस्तीफ़ा दिया था। तो इसमें यही ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद जो है कार्यवाहक रूप से इस मंत्रालय का प्रभार जो भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर बादल ने किसान बिल के विरोध में जो है इस्तीफा दिया है। तो अगला क्या है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की गुजरात सरकार ने महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है और यह योजना राज्य में महिलाओं को जो है महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। और कुछ ऋण ऐसे हैं जिसमें काफ़ी कम जो है परसेंटेज ब्याज लगेगा ताकि महिलाएं जो है अपना कारोबार शुरू कर सके। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है और योजनाओं से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुजरात सरकार ने महिला उत्कर्ष योजना का प्रारंभ किया है। अगला है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्सन शीर्षक पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है, जो कुछ दिनों में प्रकाशित किया जाएगा। तो चूँकि इसे इसलिए शामिल किया क्योंकि अरुंधति राय जो हैं ये काफ़ी फेमस राइटर हैं और इनसे संबंधित जो भी बुक हैं जो पूर्व में भी इनके द्वारा बुक लिखे गए हैं काफ़ी चर्चित रहे हैं और उनसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो नई पुस्तक उनकी आने वाली है आज़ादी, तो इसके बारे में भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सभी को मैंने शामिल किया है। तो अगला है विश्व जल निगरानी दिवस, वो जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम है वो है सॉल्व वाटर। तो विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है कब? तो 18 सितंबर को। अगला है तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक जो है पीआर कृष्ण कुमार का हाल ही में निधन हो गया
और इनकी चिकित्सा में योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा भी इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तमिलनाडु के प्रमुख चिकित्सक थे, उनका निधन हो गया है हाल ही में। अगला है पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में मिजोरम प्रथम स्थान पे है और पंजाब द्वितीय स्थान पे, अंडमान और निकोबार तीसरे स्थान पे। तो पहली बार ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है और इससे प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। तो जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के जो रैंकिंग है उसमें मिजोरम प्रथम स्थान पे है, पंजाब द्वितीय स्थान पे और अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी जल महासेतु समेत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने उस सेतु का उद्घाटन किया जिसका शिलान्यास 2003 में ही जो है पूर्व प्रधानमंत्री, जो उस टाइम में प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और इस सेतु के निर्माण के बाद कोसी और मिथिला के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। तो जो 6-7 घंटे का रास्ता था वो अब आधे घंटे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रेल सेतु है जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और चूँकि बीपीएससी और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है वो सामने है और बिहार से रिलेटेड जो भी परियोजना है उसको जो है याद रखना, उसको पढ़ना, उसके बारे में काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो अगला है लोकसभा में बैंकिंग अधिनियम विधेयक 2020 संशोधन के बाद पारित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में लाने के लिए जब जो भी है बैंकिंग विनियमन कानून में संशोधन के जरिए सरकार का लक्ष्य कामकाज में जो भी उसका बैंकिंग कामकाज है उसमें सुधार लाने का लक्ष्य है बैंकिंग संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला है विश्व बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इंडेक्स जो है किसका स्थान कितना रहा, भारत का खास करके ज़्यादा पूछा जाता है इस रैंकिंग में, इसके द्वारा जारी रैंकिंग में कितना है, इसमें कितना है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगला टाटा समूह ने लार्सन एवं टुब्रो को मात देकर 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाने के साथ ही भारत के नए संसद भवन के निर्माण का ठेका प्राप्त कर लिया। तो जो नया संसद भवन बनने वाला है वो टाटा समूह बनाएगी और 861 करोड़ रुपए का उन्होंने बोली लगाया है इस टेंडर को जीतने के लिए, जो संसद भवन को बनाने के लिए जो टेंडर का वो होता है, एक प्रोसेस होता है पूरा, उसमें। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के से संबंधित राष्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। तो पहला देश, कोई भी चीज़ पहला कोई काम करता है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के संबंधित राष्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिका स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत की है। 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिका स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत की है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने। तो ये चूँकि यहाँ योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। BS येदियुरप्पा ने जो है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम को शुरू किया है, जो है ऋण वो बांटने के लिए, जो 39,600 करोड़ का जो ऋण है उसे। अगला है 18 सितंबर को वैश्विक स्तर पर पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस।
तो जो समान है स्त्री पुरुष या हर पद के लिए जो समान वेतन दिवस है, तो वो पहली बार मनाया गया है 2020 में 18 सितंबर को। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि पहली बार मनाया गया है। अगला है राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, और वो पहली बार तो जुलाई 2020 में राज्यसभा सांसद बनाए गए थे। तो पहली बार सांसद बनाए गए थे राज्यसभा में, और उनका निधन हो गया है। बहुत दुखद है ये, कोविड-19 के कारण। अगला है रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है। वह 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो काफ़ी कम दिनों के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन फिर भी उनके पद का उतना ही सम्मान है, चूँकि वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं अमिताभ घोष। उनका निधन हो गया है। अगला है वर्ल्ड बम्बू डे, जो बांस होता है, बांस दिवस, वो 18 सितंबर को मनाया गया। और इस वर्ष की जो थीम है वो है बैम्बू नाव। थीम वगैरह भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला है उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक के विषय पर वर्चुअल रूप से आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। तो वर्चुअली जो है वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया, जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा। और किस विषय पर आयोजित था ये जो शिखर सम्मेलन था, तो वो था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बैठकें अभी हो रही है। तो आईबीएसए क्या है? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इन तीनों जो देशों के विदेश मंत्रियों ने वर्चुअल रूप से बैठक आयोजित किया, और जिसमें भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। तो जो नई शिक्षा प्रणाली है उसी से संबंधित ये सब आयोजित किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर वेबिनार का आयोजन किया गया। अगला है इटली का रोम स्थित फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। और चूँकि ये दुनिया का पहला है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इटली का रोम स्थित फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग प्राप्त हुआ है। और इस जो एयरपोर्ट है इसको लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता। तो हो सकता है प्रश्न जैसे ऑप्शन पूछेगा तो उसमें हो सकता है लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट भी दे सकता है, तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। अगला सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो हैं, जो पर्यावरण मंत्री एक तरह से कहा जाए शॉर्ट में, तो उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की जो है बैठक आयोजित की गई। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी और उन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया था, और उनका निधन हो गया है हाल ही में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% की गिरावट की संभावना दर्ज कराई है। तो जितनी रेटिंग एजेंसियां हैं सभी माइनस में अभी भारत का विकास दर जो है वो
तय कर रही हैं। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो है टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है। अगला है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। तो 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और इस वर्ष का थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो थीम भी पूछे जाते हैं तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की है। तो कोविड-19 के बचाव से संबंधित महाराष्ट्र सरकार ने इस अभियान का शुरुआत किया है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम फर्स्ट ने बनाया है सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन हो गया है। भारत की तरफ से उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था इंटरनेशनल लेवल पे। अगला है टेको कोनिशी को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। टेको कोनिशी को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक का नया कंट्री डायरेक्टर। अगला है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोहना मानेसर खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटर रेलवे कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। तो हरियाणा में जो है इस रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला है भारतीय और अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधि मंडल द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राजकुमार ने अमेरिकी रक्षा विभाग के सचिव एलन एम लॉर्ड के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की। तो भारत के जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव हैं श्री राजकुमार, उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग के सचिव के साथ मिलकर इस बैठक की सह-अध्यक्षता की। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार जो है पहल समूह उसकी 10वीं बैठक थी। तो वर्चुअल रूप से आयोजित की गई ये भी। ये अगला एक इम्पोर्टेंट है कि थॉमस कप और उबेर कप आयोजित किया जाता है, जो कि इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस खेल से संबंधित है ये सब कप। तो बैडमिंटन से संबंधित ये है। तो ये आयोजित होने वाला था 2020 में 3 से 11 अक्टूबर को। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में ये आयोजित होने वाला था तो उसको रद्द करने की घोषणा की अभी फ़िलहाल, और 2021 के लिए तक के लिए उसे स्थगित किया। मतलब 2021 में ये अब आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 की वजह से ये फैसला लिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया और इस वर्ष का थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो ओजोन दिवस सबको मालूम है मनाया जाता है 16 सितंबर को, और जो थीम है वो ओजोन फॉर लाइफ है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है तो चूँकि महत्वपूर्ण दिवस है पर्यावरण से संबंधित, और पर्यावरण संबंधित अभी कोई भी मुद्दा हो तो काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका थीम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित थीम पूछे जाते हैं। तो थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये भी याद रखना है। अगला है आदित्य पुरी को यूरो मनी द्वारा 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो आदित्य पुरी है बैंकिंग जगत में काफ़ी जाने माने व्यक्तित्व हैं, उन्हें यूरो मनी द्वारा आयोजित जो भी उनका फेस्टिवल था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। अगला है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है और ये जो महान जो इंजीनियर थे, भारत के सबसे महान इंजीनियर के रूप में उन्हें जाना जाता है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का ये दिन है और उन्हीं की याद में मतलब 15 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से जाने जाते हैं और भारत सरकार की तरफ से उनके भारत के निर्माण में
उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1955 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। बिहार में अभी चुनाव भी है, इसलिए बिहार की झोली भरी जा रही है और ये जो भी बिहार से संबंधित एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते जा रहा है, तो इसे याद रखना ज़रूरी है। इससे पहले भी एक महारेल सेतु का उद्घाटन किया था मोदी ने, और उसके पहले एक योजना जो खगड़िया से शुरुआत की थी मोदी जी ने। उसके बाद मत्स्य योजना की शुरुआत की है, मत्स्य संपदा योजना की बिहार और मधेपुरा सहित कई जगह पे स्थापित किया गया है, जो मछलियों को बीज देने के लिए या फिर मत्स्य पालन केंद्र। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी नई योजना भी। और चुनाव का दौर है और परीक्षाओं का भी दौर है, तो परीक्षाओं में जितनी भी योजनाएं लागू हुई हो सकता है उससे 1-2 प्रश्न पूछे जाएं, तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है, भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के एक संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा वर्चुअली हिमालय दिवस मनाया गया है। अगला है, राष्ट्रीय जनता दल जो यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड जदयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। तो इससे पहले भी वो राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे, पुनर्निर्वाचित किया गया है उन्हें निर्विरोध राज्यसभा के उपसभापति। और जो भी नियुक्ति संबंधी एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है, जो भी जनवरी से लेकर अभी तक 2 दिन पहले मैंने उसे डाला है, तो उस टाइम तक जो भी नई नियुक्तियाँ हुई थी, जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सभी मैंने उसमें शामिल किया है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगला है, जापान की मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। तो जापान के प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले जो थे शिंजो अबे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, तो उसके बाद योशिहिदे सुगा को वहाँ का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला, भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए, जो महिलाओं के लिए जो काम करता है जो निकाय, उसके लिए सदस्य के रूप में चुना गया है। 4 वर्षों तक उसके लिए काम करेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, भारत की जो महिलाओं की स्थिति में शायद इसके बाद कुछ सुधार हो। अगला है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 15 सितंबर को। अगला है, समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक जो है उसके एडीबी जैसा शॉर्ट फॉर्म है के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सब जो है उस जो वीडियो है स्पेशल नियुक्ति वाली, उस सब में ये शामिल है। ये सारा जो भी नियुक्ति की बात जितने भी आप सुन रहे हैं सब उस वीडियो में शामिल है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। अगला, विश्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक चुना गया राजेश खुल्लर को, और खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो भी भारत और उसके पड़ोसी देश हैं तो उसका वो प्रतिनिधित्व करेंगे। तो विश्व बैंक जो होते हैं उसमें 25 कार्यकारी निदेशक चुने जाते हैं, जो कुछ देशों का समूह उन्हें दिया जाता है कि उसका वो नेतृत्व करेंगे। तो भारत सहित और भारत के जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, उन सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे जो भारत के हैं राजेश खुल्लर उन्हें। अगला है, केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है, और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है, और वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली महिला सीईओ होंगी सिटी ग्रुप की जेन फ्रेजर।
जिन्हें नया भी CEO चुना गया है सिटी बैंक का। अगला है सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। फिर अगला है लुइस हैमिल्टन ने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। अगला है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव, जो कि अमेरिका के लिए स्पेशलिस्ट हैं, वानी राव, और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग श्री सोमनाथ घोष ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ है 2+2 अंतर स्तरीय सत्रीय बैठक। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अमेरिका से संबंधों के दृष्टिकोण से। अगला है गृह मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। हालांकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही जनता दल से इस्तीफा दिया था, राष्ट्रीय जनता दल से। बिहार के काफ़ी जाने माने नेता थे, काफ़ी दिग्गज नेता थे, और वैशाली से वो सांसद थे और मतलब चुने जाते थे, वही उनका क्षेत्र था। और मनमोहन सिंह का जो सरकार थी उसमें वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। तो काफ़ी जाने माने नेता थे, उनका निधन हो गया है हाल ही में। तो BPSC के लिए खास करके और बिहार दरोगा और बिहार से संबंधित जो एग्ज़ाम है उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार से संबंधित है, ये बिहार के हैं। अगला है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया। आसियान में जो आयोजित हुआ रीजनल प्लेटफॉर्म, उसमें हिस्सा लिया भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आसियान क्या है और इसमें कौन से देश शामिल है। तो ये दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। तो उसमें जो है कौन कौन से देश शामिल है, 10 एशियाई देश शामिल है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। तो इससे भी संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं आसियान से, और उसमें कौन से देश हैं। ऑप्शन दे के पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे देश हैं जो आसियान में शामिल नहीं है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है जापान की नाओमी ओसाका ने 2020 US ओपन टूर्नामेंट में बेलारूस की जो विक्टोरिया अजारेंका है उसको हराकर, टेनिस टूर्नामेंट है उसमें विमेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है। और इसी में जो मेंस का खिताब है, जो मेंस सिंगल है, वो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने जीता है, और इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। और ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम। तो पहला उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, काफ़ी खुशी की बात होगी उनके लिए। पहला जो US ओपन टूर्नामेंट है उसमें उन्होंने जीत हासिल की है। और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका जो जापान की है। अगला है हर साल की तरह 14 सितंबर को इस वर्ष भी हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। तो जाहिर है हर साल मनाया जाता है, सिर्फ हिंदी दिवस को एक दिन, बाकी सब दिन इंग्लिश की रट लगाते हैं भारतीय, और एक दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और पहला हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। अगला है उड़ीसा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा नामक एक योजना की शुरुआत की है। योजनाओं से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस राज्य ने कौन सी योजना शुरुआत की है, किस राज्य ने इस योजना की शुरुआत की है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि गुजरात में एक योजना की शुरुआत की गई है, महाराष्ट्र में शुरुआत की गई है, और ये उड़ीसा में शुरुआत की गई है गरिमा नामक एक योजना की, जो स्वच्छता कर्मचारियों के लिए है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम को संबोधित किया।
तो ये भी योजना है, ये भी याद रखना, चूँकि मध्य प्रदेश में इस योजना को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन। और इस कार्यक्रम के तहत 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित पक्के घर प्रदान किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 1,75,000 परिवारों को अपना घर, ईंट का मतलब पक्का घर, वो प्राप्त होगा। और मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम के नाम से इस योजना को चलाया जा रहा है। तो ये थे 14 से 20 सितंबर तक के सभी करंट अफेयर्स, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, अब जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ है धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स के डेट निकल रहे हैं। तो ये सभी करंट अफेयर्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम्स में अब ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो कई विषयों की तरह के साथ साथ अब करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स से ज़रूर अपडेट रहिए। और मेरे चैनल पर भी लगभग रेगुलर अपडेट किया जाता है, लेकिन आप चूँकि अन्य सब्जेक्ट्स के अब मैंने सोचा है कि पॉलिटी का या फिर बिहार जी के ऐसे स्टार्ट करने का, पॉलिटी स्टार्ट है, तो इसलिए अब जो है ये वीकली करंट अफेयर मैं डाल रही हूँ। लेकिन इसमें कोई भी कंजूसी नहीं किया जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें ऐड किए जाएंगे, जो भी एक सप्ताह में भी अगर आता है संडे के संडे। तो और जो अगला वीडियो है, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पे डाले गए हैं, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आगे आ रहे हैं उन सभी